स्लाइड्स विजिबल है? यस मैम। ठीक है। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। पेन दिख रहा है ना चलते हुए? हाँ कि ना? यस मैम। यस मैम। तो बोल दो भाई। तो भाई चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। वेइंग मशीन। वेइंग मशीन यूज किया है कभी? व्हाट इज वेइंग मशीन? यस। वेइंग मशीन क्या होती है बताओ? वेट नापने की मशीन। अच्छा। और कौन और किस किस तरीके से हम वेट मेजर कर सकते हैं? एक तो होती है जिसपे हम खड़े हो सकते हैं। और कौन सी होती है? बताओ। वेट मेजर करने के कितने तरीके हैं? 3। कौन कौन से? एक पे तो ये जो खड़े होके वेट मेजर करने वाली मशीन तो अब आई है ना। इससे पहले क्या करते थे? एक साइड मतलब कितना जितना वेट है, जैसे 50 kg 100 kg, और दूसरी साइड जिसको तोलना है उसे, जैसे बाजारों में होता है आजकल। हाँ। एक तो लटकने वाली मशीन होती थी, मतलब जिसपे जो बहुत हैवी वेट होते हैं उनको मेजर करती है। तो उस पे एक हुक होता था ना, अगर आप उसको हैंग करोगे तो भी वो उसमें स्प्रिंग होती थी, उस स्प्रिंग से हमें पता चल जाता था कि स्प्रिंग कहाँ पर रुकी है तो उसमें कितना वेट है। ठीक है, देखा है कभी ऐसी मशीन देखी है? ऐसी मशीन आपको जो ये होता है ना, मतलब जिनकी क्लास 9 शॉप्स प्रोजेक्ट वगैरह बनाना था। हाँ वो होती है। और एक सिलेंडर नहीं तीसरा। मिलते, सिलेंडर हाँ। हाँ सिलेंडर के साथ सिलेंडर आते थे मिलते ना हैं। तोलने वाले। यस यस वेरी गुड। और एक वो मेथड होता है जैसे ट्रक्स वगैरह होते हैं, तो ट्रक्स वगैरह का भी वेट मेजर करते हैं ना। ये तो बहुत भारी चीजें, तो ये तो बाकी चीजें हम छुटपुट यूज कर रहे हैं तो टूट जाएंगी ट्रक के वेट से। ट्रक का कैसे वेट मेजर करते हैं? मैम पूरी की पूरी मतलब ट्रक का सरफेस के वेट नीचे वेइंग मशीन होती है, जहाँ हाँ। पे कांटे होते हैं मैम पूरे के पूरे, ट्रक मतलब का पूरा का वेट को पूरा मेजर कर रहे हैं। सरफेस होती है जमीन की। हाँ। उसके नीचे क्या नाम है, वेट लगाई जाती है बड़ी वाली, और उसके हम्म। थ्रू होता है फिर मेजर, और वो क्विंटल्स और टन में होता है मेजर, ना कि ग्राम में। बिल्कुल सही बिल्कुल सही, मतलब आपको जनरल आइडिया है कि वेट हम कैसे मेजर करते हैं। ठीक है। तो वेट एक्चुअली होता क्या है? मतलब हम कैसे बोल सकते हैं कि मैं मेरा वेट 60 kg है और तुम्हारा वेट 50 kg है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट? मैम हमारा फोर्स वेट तो कितना पड़ रहा न्यूटन है। में होता है। हाँ वेट में तो न्यूटन होता है, ठीक है। यस मैम। बट मैं ये पूछ रही हूँ कि कोई इंसान 50 kg का है, कोई इंसान 60 kg का है, तो क्या चीज है जो वो डिफर कर रही है? हमारा मैम फोर्स ऑन द ग्रेविटी। फोर्स ऑन द ग्रेविटी। यस मैम। ओके ओके। यस। ठीक है। तो देखो फोर्स ऑन द ग्रेविटी तो लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स तो हर बॉडी पे सेम लगता है, ये तो हमें पता है ना? तो यस बेसिकली वेट का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, W=mg, है ना? तो जो ये मास है इसको क्या कहते हैं? दिस एम, व्हाट इज दिस एम? मास होता है मैम, ये हमारा हमारा खुद विदाउट का, ये ग्रेविटी। हमारी इनर्शियल प्रॉपर्टी है, मतलब दिस इज द कंटेंट ऑफ द बॉडी। ठीक है। दिस इज द कंटेंट ऑफ द बॉडी एंड इंक्लूडिंग द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। और उन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होता है, मतलब जिस बॉडी का ज्यादा मास होगा उसी बॉडी का वेट ज्यादा होगा, है ना? ग्रेविटेशनल फोर्स तो सेम है, तो जिस बॉडी का ज्यादा मास उसी बॉडी का ज्यादा वेट। सो वेट इज नथिंग बट दिस इज a weighing machine। लिख रही हूँ, वो दिख रहा है ना? यस मैम। ठीक है। A weighing machine does not measure the weight, but what does it measure? The force by which earth is
attracting the object by gravitational pull. समझ में आई ये चीज? A weight Yes, ma'am. does not measure the weight but the force by which earth is attracting the object by its gravitational pull. That is called weight. और weighing machine का ये काम होता है, ठीक है? Now suppose this person is standing here. ये अर्थ है, इस अर्थ पे वेइंग मशीन रखी हुई है और वेइंग मशीन पे कोई खड़ा है जिसका 60 kg मास है, ठीक है? तो कैलकुलेट द रीडिंग ऑफ द मशीन, क्या होगी? व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द मशीन? बताओ। अरे क्यों कंफ्यूज है? वेट अभी तो पढ़ा, m इंटू जी, 60 इंटू 10, 600 न्यूटन। अब मास होता है केजी में और वेट होता है फोर्स, ये फोर्स है ना वेट, तो वेट क्या हो जाएगा? 600 न्यूटन। लेकिन मैं ये देखना चाहती हूँ कि आप लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो पहले जो ये खड़ा है इंसान, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ और वेइंग मशीन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। बना सकते हो? यस और नो? फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ वेइंग मशीन, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द पर्सन। ये वेइंग मशीन है और ये कोई इंसान यहाँ पे खड़ा हुआ है। इन दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो, जल्दी करो, गलत सही जैसा कर सकते हो करो और मुझे बताओ। थोड़ी और डाल दो, और डाल दो। अरे बनाया कि नहीं बच्चों? पहले इस इंसान पे बताओ क्या फोर्स लग रहे हैं। अपवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है? अब ये वेइंग मशीन के कांटेक्ट में है ना, तो कौन जो ये वेइंग मशीन है ये अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी n, और इसके लिए कौन सा फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में? दैट इज mg। क्लियर? ये वाली चीज क्लियर कि नहीं? दिख रहा है ना, स्क्रीन दिख रही है ना? Yes, ma'am. दिख रहा है। अरे फ्री बॉडी डायग्राम क्लियर है ना कैसे बनाते हैं? अब वेइंग मशीन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। वेइंग मशीन है ग्राउंड के कांटेक्ट में, कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे इस पे? एक फोर्स तो ये सरफेस लगा रहा है वेइंग मशीन पे, वो कौन सा फोर्स हो जाएगा? जो वेइंग मशीन सरफेस पे फोर्स लगा रही है, इस पे वेइंग सरफेस लगा रहा है वेइंग मशीन पे, दैट इज n1, क्योंकि n तो मैंने इसके लिए ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा? n1, ठीक है। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है? वेइंग मशीन का भी तो कुछ वेट है ना, दैट इज mg, है ना? यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am. और अब ये बंदा जो इस पे खड़ा है, अब दो ऑब्जेक्ट अगर एक दूसरे के टच में है तो दोनों एक दूसरे पे क्या नॉर्मल फोर्स लगा रहे होंगे, ये हम पढ़ चुके हैं। तो अब ये इंसान खड़ा है, ये भी तो कोई फोर्स लगाएगा इस पे, और वो कौन सी डायरेक्शन में लगाएगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में तो ये लगा चुके हैं, दैट इज n। अब ये इंसान डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा, दैट इज n। मतलब जितना वेट इसका है, एंड फ्रॉम हियर वी कैन सी दैट n इज इक्वल टू mg, है ना? और ये वाला जो फोर्स लग रहा है दैट इज mg। सो दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द वेइंग मशीन एंड दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द मैन। सो फ्रॉम हियर हमें तो मैन का निकालना है ना, रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन कितनी होगी? n इज इक्वल टू mg, n इज इक्वल टू मास कितना है? 6 to g इज 10, सो n इज इक्वल टू 600 न्यूटन। समझ में आ गया? एंड n इज नथिंग बट दिस इज मैम ये
आदमी के ऊपर एन लग रहा है, क्या ऊपर की साइड। क्या बोल रहे हो? मैम ये एन ऊपर क्यों लग रहा है? किस पे? इस पर्सन पे जो खड़ा है, इस पे? यस मैम। बेटा ये एक सरफेस पे खड़ा है ना, तो मैंने बताया था कि जब कोई दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में है तो दोनों एक दूसरे पे नॉर्मल फोर्स लगाते हैं। तो जब ये इस पे खड़ा है तो ये अपवर्ड वेइंग मशीन का सरफेस इस पे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, दैट इज एन। और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा, ठीक है। और इस पर्सन पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, दैट इज एम जी। हमने ब्लॉक्स का पढ़ा था ना, अगर दो ब्लॉक मेरे कांटेक्ट में है तो ये ब्लॉक इस पे लगाएगा एन और ये ब्लॉक इस पे लगाएगा एन। याद आया? यस मैम। ठीक है, यहां तक ये चीज क्लियर है? यस और नो? ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट थिंग इज, ये इसका सॉल्यूशन है, देख लेना स्प्रिंग फोर्स क्या होता है। व्हाट इज स्प्रिंग फोर्स? स्प्रिंग देखी है कभी आपने? हैव यू एवर सीन स्प्रिंग? यस मैम। क्या होती है स्प्रिंग, कैसे बिहेव करती है, मतलब उसके क्या क्या यूजेस है, क्या कर सकते हैं हम स्प्रिंग, स्प्रिंग का कहाँ देखी है आपने स्प्रिंग? बोलो। Why these people are not speaking? तनिष्का, तनिष्का आर यू देयर? खुशबू, चेतना, अंशु, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं आप सब लोग? मैम हम कमेंट में आंसर दे देते हैं। तो बोल दिया करो ना बेटा, मैं कमेंट नहीं देख सकती बार बार, आप बोल दिया करो, ठीक है? ओके, ओके भी नहीं बोल सकते तुम लोग, ठीक है। सो स्प्रिंग एक ऐसी चीज होती है जिसको आप खींचते हो, ठीक है। जिसको आप खींचोगे तो खींच, जब आप उसको उस पे फोर्स लगा रहे हो आउटवर्ड डायरेक्शन में, बट दैट स्प्रिंग विल ट्राई टू गेन इट्स इनिशियल स्पीड, मतलब इनिशियल पोजीशन। आप उसको खींचना चाह रहे हो लेकिन वो क्या करना चाह रही है, वापस अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन में है उसमें जाना चाह रही है, ठीक है। तो that thing, that force by which it is trying to be back in its original shape or original position, that force is known as restoring force. So spring is having restoring force. Restoring का मतलब क्या होता है, री एंड स्टोर, मतलब वो वापस से अपनी पोजीशन को स्टोर करना चाहती है, तो वो एक फोर्स होता है स्प्रिंग में, ठीक है। दैट इज नोन एज स्प्रिंग फोर्स, और दैट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन इन विच आई एम अप्लाइंग द फोर्स। मान लो मैं उसको बाहर की तरफ खींचना चाह रही हूँ स्प्रिंग को, लेकिन स्प्रिंग क्या कर रही है, अपने आप को अंदर की तरफ स्टोर करना चाह रही है। समझ में आ रही है बात? ऐसा ही होता है ना, जब आप स्प्रिंग को कंप्रेस करते हो तो वो छूटने की कोशिश करती है कि वो खुल जाए। तो जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं उसका डिस्प्लेसमेंट, उसकी डिस्टेंस किस में होती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। समझ में आई ये बात? इज इट क्लियर और नॉट? Every spring resists any attempt to change its length. ये अपनी लेंथ को चेंज करने के लिए अपोज करती है, ये अपनी लेंथ को चेंज नहीं करने देना चाहती when it is compressed or stretched. When it is compressed or stretched, it exerts forces at the ends. ठीक है, जब क्या करते हैं, इसको कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे, इसको एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे तो ये वापस से अपनी पोजीशन में जाना चाहेगी, लेकिन अगर हम जिसको वापस पोजीशन में भेजना चाहेंगे तो वो बाहर की तरफ आना चाहेगी। तो ये ऑलवेज ऑपोजिट डायरेक्शन में रिएक्ट करती है, ठीक है। मान लीजिए व्हेन स्प्रिंग इज इन नेचुरल लेंथ, स्प्रिंग रखी हुई है, उस पर कुछ नहीं कर रही मैं, सो दैट लेंथ इज नॉन एज एल नॉट, ठीक है। दिस इज एल नॉट। लेकिन जब मैंने इसको स्ट्रेच किया, ये इसकी ओरिजिनल लेंथ है, दिस इज इट्स ओरिजिनल लेंथ, यहाँ पर ना मैंने कंप्रेस किया है ना स्ट्रेच किया है। एंड जब मैंने इसको कंप्रेस कर लिया, ठीक है, सॉरी, जब मैं इसको स्ट्रेच कर रही हूँ, इट मीन्स इसकी जो डायरेक्शन है ये
ये वाली जो देख रहे हैं, दिस इज एक्स नॉट, मतलब इसको स्ट्रेच किया तो एल नॉट प्लस एक्स, सो दिस होल लेंथ नाउ इज एल नॉट प्लस एक्स. एक्स इज द एक्सटेंडेड स्प्रिंग. स्ट्रेच करने के बाद जो इसमें चेंज आया है इसकी लेंथ में, दैट इज एक्स, एंड एल नॉट इज इट्स ओरिजिनल लेंथ. ठीक है. सो फ्रॉम हियर फोर्स इज इक्वल टू व्हाट? Force is equal to minus kx. X is what? This is change in length. X is change in length, and what is k? K is known as spring constant. This is spring constant. Spring constant क्या होता है? बता सकते हो spring constant क्या होता है? बोलो. ये फॉर्मूला समझ में आया? F इज इक्वल टू माइनस के एक्स. एक्स इज द चेंज इन लेंथ, एंड व्हाट इज के? के इज स्प्रिंग कांस्टेंट और स्टिफनेस कांस्टेंट. ये कांस्टेंट ये बताता है कि स्प्रिंग मेरी कितनी स्टिफ है. मतलब एक स्प्रिंग की भी प्रॉपर्टी होती होगी ना कि आप किस लिमिट तक उसको एक्सटेंड कर सकते हो, किस लिमिट तक उसको कंप्रेस कर सकते हो. जैसे हमारे पेन में होती है, जो ऐसे ऐसे वाले पेन होते हैं उनमें भी स्प्रिंग होती है, लेकिन वो क्या उतनी ही पावरफुल होती है जितनी एक 100 kg वेट को मेजर कर सकती है. इज इट सेम? नहीं होती ना. अरे यस और नो? जवाब देगा कोई? मैम पता नहीं. मैं ये पूछ रही हूँ कि एक आपके पास पेन होता है, जो पेन का वो जिसको ऐसे ऐसे दबाने वाला जो पेन होता है, उसमें जो स्प्रिंग लगी होती है, या आप कहीं भी छोटी मोटी जगहों पे स्प्रिंग देखते हो, क्या वो स्प्रिंग और जिस स्प्रिंग में मैं बोल रही हूँ कि 100 kg वेट को हम मेजर कर सकते हैं, जैसे एक सिलेंडर है, सिलेंडर में कितना वेट होता है? 20 kg, 25 kg. तो वो सेम वेट को मेजर नहीं कर सकते ना. अगर मैंने वो पेन वाली स्प्रिंग ली और एक बड़ी स्प्रिंग ली जिसमें मैं एक सिलेंडर को मेजर कर सकती हूँ, तो क्या मैं सिलेंडर को छोटी वाली स्प्रिंग पे मेजर कर सकती हूँ? नहीं कर सकती, क्योंकि दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट अलग है. दिस इज द एबिलिटी ऑफ द स्प्रिंग टू रिस्टोर इटसेल्फ, कि किस लिमिट तक ये अपने आप को रिस्टोर कर सकती है वापस से. ठीक है. सो देर आर, दिस इज द कांस्टेंट एंड दिस इज नेगेटिव. व्हाई इट इज नेगेटिव? व्हाई दिस फोर्स इज नेगेटिव? बिकॉज जब मैं फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करूंगी तो स्प्रिंग ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश करती है. अगर मैं उसको खींचने की कोशिश कर रही हूँ तो वो अपने आप को कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं. सो दिस इज ऑलवेज इन नेगेटिव डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं. इसलिए दिस F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला. दिस इज वेरी यूजफुल. F इज इक्वल टू माइनस के एक्स. F इज नॉन एज, माइनस कैसे होगी? हाँ बता रही हूँ. F इज इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स एंड K इज इक्वल टू स्प्रिंग कांस्टेंट. मैंने इनिशियली बताया स्प्रिंग के बारे में, जब मैं स्प्रिंग को खींच रही हूँ, अगर मैं उसको खींच रही हूँ तो मुझे खींचने में प्रॉब्लम होती है स्प्रिंग को. वो प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि स्प्रिंग के पास उसकी खुद की ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो ऑपोजिट बिहेव करती है. अगर आप उसको एक्सपैंड करने की कोशिश करोगे तो वो अपने आप को कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं. इसीलिए तो स्प्रिंग को खींचना मुश्किल होता है. क्या इजी होता है? हमें फोर्स लगाना पड़ता है ना स्प्रिंग को खींचने के लिए. लेकिन आप जैसे स्प्रिंग को ऐसे कंप्रेस कर रहे हो, दबा रहे हो, तो वो एकदम से नहीं छूटती है. एकदम से वो छूटने की कोशिश करती है ना. अगर मैं उसको कंप्रेस करने की कोशिश कर रही हूँ तो स्प्रिंग ऑलवेज ट्राइज टू गो इन द आउटवर्ड डायरेक्शन. वो अपने आप को स्ट्रेच करने की कोशिश करती है. लेकिन अगर मैं स्ट्रेच कर रही हूँ तो वो कंप्रेस करने की कोशिश करती है. तो जो इसका डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्टेंस है, दिस इज ऑलवेज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स आई एम अप्लाइंग. तो इसलिए ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन है. समझ में आया? स्प्रिंग के साथ खेले तो होंगे ना बचपन में, या नहीं Yes, खेले? तो रिकॉल करो ना क्या होता था स्प्रिंग के साथ. ऐसे नहीं होता कि अगर आप उसको छोड़ोगे तो आपको वापस से चोट भी लग जाती थी. उसको कंप्रेस करने के बाद एकदम से छोड़ दे तो ऐसे भागती है जैसे उसको जबरदस्ती बांध रखा था. स्प्रिंग का यही तो मजा होता है, इसी से तो हम खेलते थे. और अगर आप उसको
खींचने की कोशिश करोगे तो जैसे ही आपको उसको छोड़ोगे यहाँ पे वो वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी। समझ में आया? मैम कभी कभार हाथ में भी लग जाती थी। लग जाती है, हाँ वो इसीलिए लग जाती है क्योंकि वो हम जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बिहेवियर होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में अपने आप को रिस्टोर करने की कोशिश करती है। ठीक है, अगर ऐसा हो आपके पास घर में आज कोई स्प्रिंग हो तो आप उसको करके देखना, ये सब चीजें और अच्छे से समझ में आएगी प्रैक्टिकली। ओके ओके। ठीक है, व्हेन इट इज इन इट्स ओरिजिनल लेंथ, मतलब जब मैंने कुछ भी नहीं किया एट दैट टाइम स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि F इज इक्वल टू माइनस के एक्स एंड x तो इधर है ही नहीं क्योंकि ये तो चेंज इन लेंथ आया ही नहीं, ये ओरिजिनल पोजीशन में है। सो एट दिस टाइम F इज इक्वल टू 0 एंड इफ आई एम स्ट्रेचिंग इट बाई ए लेंथ x नॉट, अगर ये x नॉट की x से या x नॉट से इंक्रीज हुई है so its length is now its displacement, मतलब ओरिजिनल लेंथ और फाइनल लेंथ में क्या डिफरेंस आ गया, x आ गया। so that formula is F is equal to minus of kx. got it now? yes or no? यस मैम। ठीक है, आज स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, स्टक हो रही है क्या? नो मैम। ठीक है, मैम अगर हम उसको कंप्रेस करेंगे तो पॉजिटिव की एक्स आएगा। बिल्कुल बिल्कुल कंप्रेस करोगे तो क्योंकि k तो नेगेटिव है ही, बट x क्या हो जाएगा, कंप्रेस करे तो x कम हो रहा है ना, कंप्रेस कर रहे हो, अगर स्ट्रेचिंग यस हो रही मैम। है, अगर स्ट्रेचिंग हो रही है दैट इज माइनस के एक्स, स्ट्रेच कर रहे हैं तो x इज पॉजिटिव एंड कंप्रेस कर रहे हैं तो x इज नेगेटिव, सो f विल बी पॉजिटिव के एक्स इफ आई एम compressing it and if I am stretching it then it is minus kx। लेकिन आपको बहुत जगहों पे इसका मैग्नीट्यूड भी यूज करते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको हर जगह माइनस के साथ ही दिखेगा, ये मोस्टली आपको मैग्नीट्यूड के साथ दिखता है, दैट स्प्रिंग फोर्स इज kx। ठीक है, दिस इज द मेथड टू टेल इट्स प्रॉपर्टी कि ऐसा इंटरनली इसमें होता है, लेकिन जनरली इसका मैग्नीट्यूड यूज होता है kx। ओके समझ आ गया? और मैम ये के की वैल्यू क्या होती है? के की वैल्यू गिवन होती है बेटा, वो आपको गिवन होगी, वो आप वो कांस्टेंट, वो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये हर एक स्प्रिंग का मैम मटेरियल कांस्टेंट है तो सेम होएगा। बेटा, ये डिपेंड करता है प्रॉपर्टी मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी पे कि स्प्रिंग किस मटेरियल की बनी हुई है। स्प्रिंग हो सकता है कि एलॉय की बनी हुई हो, आयरन की बनी हुई हो, स्टील की बनी हुई हो, ब्रास की बनी, कॉपर की बनी, क्या पता किसकी बनी हुई है, तो वो डिपेंड करता है, और के की वैल्यू आपको गिवन होगी, आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो ये उस मटीरियलिस्टिक प्रॉपर्टी का कांस्टेंट है। ठीक है, आपको सिर्फ एफ देखना है और आपको एक्स देखना है कि एक्स कितना है, कि चेंज कितना है। आ गया समझ में? यस मैम। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पे? यस मैम। ट्राई करो, जल्दी से ट्राई करो। टू ब्लॉक्स आर कनेक्टेड बाई ए स्प्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ 2 मीटर, मतलब नेचुरल लेंथ L नॉट इज इक्वल टू 2 मीटर हियर। नाउ द फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग इज 200 न्यूटन पर मीटर, force constant of spring is 200 per newton meter, find spring force। now this k is equal to 200 newton per meter given है, ठीक है, यहाँ पर k मिल गया ना आपको। now spring force in following situations, if a and b both are displaced by 0.5 meter in the same direction, मतलब ये सिस्टम आपका रखा हुआ है, ब्लॉक बी ब्लॉक ए, बीच में स्प्रिंग है, अब इसको इस पूरे सिस्टम को इन द सेम डायरेक्शन में 0.5 मीटर से चेंज कर दिया, तो क्या होगा, ये ऐसे रखा हुआ था, इसको उठा के सेम डायरेक्शन में 0.5 मीटर की डिस्टेंस पे रख दिया, तो कितना फोर्स होगा इसमें, स्प्रिंग फोर्स, बताओ क्या होगा? बोलिए भाई। मैम 2 मिनट। ओके, 2 नहीं 1 मिनट। दे दिया उसको।
अरे 2 मीटर की डिस्टेंस थी इन ए और बी में, अब ए और बी को उठा के ये डिस्टेंस 0.5 मीटर है और सेम सिस्टम को उठा के यहाँ रख दिया ए और बी को, बट स्टिल इनके बीच की डिस्प्लेसमेंट तो सेम है, 2 मीटर तो सेम है, लेंथ इन द सेम डायरेक्शन किया है, ठीक है, दोनों को सेम डायरेक्शन में किया है, तो ये 2 मीटर तो सेम है ना, तो ये तो चेंज हुआ ही नहीं, इट मीन्स x इज इक्वल टू 0 हियर, फर्स्ट केस में x इज इक्वल टू 0, सो फोर्स ऑल्सो विल बी 0, क्योंकि इन दोनों के बीच में तो कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं आया, इन दोनों के बीच में तो 2 मीटर का 2 मीटर ही रहा। अब सेम अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं, इट मींस अब सेकंड केस में बोला है कि दोनों को ऑपोजिट डायरेक्शन में 0.5 में चेंज किया है, तो ए को खींचा इधर, ए को इधर खींचा, बी को इधर खींचा, दोनों को मैंने 0.5 मीटर से खींच दिया, तो अब ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ओरिजिनली 2 मीटर थी, अब 0.5 प्लस 0.5 इज 1 मीटर, तो टोटल हो गई 3 मीटर, ए 3 मीटर 3 मीटर हो गई, लेकिन ओरिजिनली 2 मीटर थी, फाइनली मेरी 3 मीटर है, तो कितना डिस्टेंस आया, कितना फर्क आया दोनों में, 1 मीटर, है ना, एक्स तो वही होता है ना जो चेंज इन, Yes, ma'am. 2 मीटर से 3 मीटर हो गई, तो इनका डिफरेंस आया 1 मीटर, तो अब फोर्स कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस 200 इंटू 1 yes मीटर, ma'am minus चलो 200 आ जाएगा आंसर कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स एंड दिस इज माइनस 200 एंड x इज इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है, सो F इज इक्वल टू माइनस 200 न्यूटन, समझ में आ गया, इज इट क्लियर टू एवरीवन, yes ठीक है, चलो, सो दिस इज इट सॉल्यूशन, आप देख लेना, एक बार रिपीट कर दो। कहाँ से रिपीट करूं बेटा, कहाँ से रिपीट करूं बताओ, हाँ मैं पूरा बता दो क्वेश्चन। कहाँ से, समझ कहाँ से नहीं आया ये बताओ, मैम एक स्टूडेंट की क्लास ज्वाइन नहीं हो रही। कौन सा स्टूडेंट है, मैम आयुष की क्लास ज्वाइन नहीं हो रही, वो ग्रुप पे कह रहा है। ग्रुप पे कह रहा है, बेटा ये सेम लिंक है, लिंक नहीं काम कर रहा क्या ये वाला, मैम हो सकता है एडमिट ना होगा। नहीं ऑटो एडमिट ऑन है, ऑलवेज इट इज, उसको बोलो ट्राई करे, क्योंकि लिंक तो सेम है पहले वाला, चले फिर, कौन बोल रहा था कि मैम ये क्वेश्चन दोबारा से समझा दो, शुरू से समझा दो, बेटा मैं एक क्वेश्चन पे 10 मिनट तो नहीं लगा सकती कि मैं आपको शुरू से समझाऊं, आप पहले, कौन सा पार्ट, बी पार्ट, ठीक है बता रही हूँ, पहले ये समझ में है सिनेरियो क्या है, यहाँ पे 2 ब्लॉक्स रखे हुए हैं, उनके बीच में स्प्रिंग है, स्प्रिंग की ओरिजिनल लेंथ है 2 मीटर, ठीक है, अब पार्ट बी ये कह रहा है कि ब्लॉक ए एंड बी बोथ आर डिस्प्लेस्ड बाय 0.5 मीटर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब ब्लॉक बी को पकड़ के इधर खींच लिया, ब्लॉक ए को पकड़ के इधर खींच लिया, इसको खींचा है 0.5 मीटर से, इसको भी खींचा है 0.5 मीटर से, समझ में आई, ये चीज समझ में आई, तो 2 मीटर ऑलरेडी थी, 0.5 मीटर इधर और 0.5 मीटर इधर, तो टोटल 0.5 प्लस 0.5 इज 1 मीटर, ठीक है, सो दिस ओरिजिनली 2 मीटर प्लस 1 मीटर स्ट्रेच्ड, now it is 3 meter, after stretching the length between A and B is 3 meter, now I have to take x in the force, and what is x, x is the length after stretching, कितना स्ट्रेच हुआ है, तो 2 मीटर से 3 मीटर में चेंज हो गया, तो कितना डिफरेंस आया 1 मीटर, ओरिजिनली 2 मीटर थी, आफ्टर स्ट्रेचिंग 3 मीटर हो गई, सो 3 मीटर माइनस 2 मीटर इज 1 मीटर, so total change in the length after stretching is 1 meter, so this x is what, this is length after stretching, so this is 1 meter and force is equal to k was given 200 minus 200 into 1 meter and force is now minus 200 newton, अब क्लियर है, अब क्लियर है कि नहीं है, यस मैम। किस बच्चे ने पूछा था वैसे ये, यस सृष्टि, मैम। सृष्टि क्लियर है ना अब, यस मैम। ठीक है, ओके,
सो नेक्स्ट इज, ये इसका सॉल्यूशन हम देख लेना, ठीक है। ये बताया गया है कि ए और बी ओरिजिनली नेचुरल लेंथ इसकी 2 मीटर है, व्हेन स्प्रिंग इज एक्सटेंडेड, एक्सटेंड करने के बाद ये इधर बी की पोजीशन इधर हो गई, ए की पोजीशन थोड़ा इधर हो गई, यहाँ पर बी आ गया मतलब दिस इज 0.5, पीछे की तरफ ए चला गया मतलब दिस इज 0.5, तो ये भी ऐड होके क्या हो जाएगी 3 मीटर हो जाएगी। सो 3 - 2 इज 1 मीटर, टोटल distance is 1 meter. Okay, so this x is equal to 1 meter and f is equal to minus 200 Newton. Is it clear now? अब clear है ना? अरे बोल तो दो गधो, Yes, ma'am. मत बोलो मत बोलो, कोई बात नहीं। Now the question is, force constant of a spring is 100 Newton per meter. फोर्स कांस्टेंट आपको 100 न्यूटन पर मीटर गिवन है, मतलब k इज इक्वल टू 100 न्यूटन पर मीटर। नाउ इफ ए 10 kg ब्लॉक अटैच्ड विद द स्प्रिंग इज एट रेस्ट, स्प्रिंग पे एक 10 kg का ब्लॉक हैंग करवा दिया, ठीक है, और वो हिल नहीं रहा है, वो इक्विलिब्रियम स्टेट में, रेस्ट स्टेट में है मास। नाउ फाइंड द एक्सटेंशन इन द स्ट्रिंग। एक्सटेंशन हमें निकालनी है, कैसे निकालेंगे स्ट्रिंग की एक्सटेंशन? बताओ 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 जल्दी बताओ। k is equal to 100 Newton per meter. You have to find extension in the string. अगर ये मान लो एक स्प्रिंग है जिसपे कुछ नहीं है, अब मैंने उस पे 10 kg को हैंग कर दिया, तो वो स्ट्रेच होगी ना, स्प्रिंग स्ट्रेच होगी ना, हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना, इतना तो सोच सकते हो। Yes, ma'am. तो क्या जा रहा है तुम्हारा यस मैम बोलने में? अब मैं तुम्हारे कमेंट्स नहीं पढ़ सकती ना बार बार जाके। अगर एक स्प्रिंग है, आपने स्प्रिंग पे उसको अटैच कर रखा है, आपने किसी एक पॉइंट पे उसको हैंग कर रखा है, और उसमें आपने एक बॉक्स को हैंग कर दिया, दैट इज 10 kg, सो इट विल स्ट्रेच, एक्सटेंशन विल बी देयर इन द स्ट्रिंग। नाउ यू हैव टू फाइंड दैट एक्सटेंशन की कितना एक्सटेंशन है, कैसे करेंगे? आइडिया कुछ? एनी आइडिया? No, ma'am. फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आता है? 10 kg का एफबीडी बना सकते हो? Yes, ma'am. बनाओ फिर, 10 kg का एफबीडी बनाओ। मैम नीचे की तरफ एमजी हो जाएगा। बिल्कुल, ऊपर की तरफ हम कह सकते हैं टेंशन है, ऊपर चलो टी कह लेते हैं कि इसमें टेंशन है, ठीक है। और ये टी क्या है? अब टी स्ट्रिंग के लिए है, लेकिन यहाँ पर स्प्रिंग गिवन है, स्ट्रिंग और स्प्रिंग दोनों अलग अलग है, स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग। अभी हम स्प्रिंग की बात कर रहे हैं, तो स्प्रिंग मतलब टेंशन भी, तो दिस इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ फोर्स ना, टेंशन इज ऑल्सो काइंड ऑफ फोर्स। तो ये स्प्रिंग का फोर्स क्या हो जाएगा, दैट इज के एक्स ले सकती हूँ ना मैं इसको, यहाँ पर मैं इसका मैग्नीट्यूड ले रही हूँ, दैट्स व्हाई इट इज पॉजिटिव। ओके, नाउ यू हैव टू फाइंड एक्स, मतलब अब इन दोनों फोर्सेस को बैलेंस करेंगे क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेट में है, सो एफ माइनस एम जी इज इक्वल टू 0, लिख सकती हूँ ना मैं ऐसे, एफ इज इक्वल टू के एक्स माइनस एम जी इज इक्वल टू 0, के एक्स इज इक्वल टू एम जी, एंड हमें निकालना है एक्स इज इक्वल टू एम जी बाई के। You have M, you have G, and you have K. Find the answer. Find the answer. क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? आंसर पे मत जाओ, पहले क्वेश्चन समझ में आया ना कि क्या पूछा है? क्या 10 मैम 1 आ रहा है तो 1 आ रहा है? M is equal to 10, G is equal to 10 divided by K is equal to 100. So X is equal to 1 meter here. समझ में आ गया कैसे किया? सिंपल है ना? अरे yes or no? यस मैम। ठीक है,
सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, ये इसका सॉल्यूशन था, देख लेना। अब स्प्रिंग बैलेंस होता है। स्प्रिंग बैलेंस मतलब जब हम हैवी वेट को मेजर करते हैं इसमें, तो वो क्या होता है, देखो, इट डज नॉट मेजर द वेट, इट मेजर द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द हुक। मतलब जैसे मैंने फर्स्ट इनिशियली बताया था ना कि हम वेट भी मेजर करते हैं इससे, स्प्रिंग से। तो अभी तक हमने स्प्रिंग कांस्टेंट पढ़ा, अब वेट मेजर करने के फिनोमेना को बोलते हैं स्प्रिंग बैलेंसिंग। तो वो स्प्रिंग बैलेंस कैसे कर रहा है कि जैसे मैंने कोई वेट को वहां पर हैंग किया इसमें, ठीक है, तो वो वेट क्या है, दैट ब्लॉक, दैट एम इज एक्सर्टिंग ए फोर्स ऑन दिस स्प्रिंग ऑल्सो, ठीक है। ये क्या करता है, this it measures the force exerted by the object at the hook। इस हुक पर ये ऑब्जेक्ट कितना फोर्स लगा रहा है, वो ये फोर्स मेजर करता है। समझ में आई बात? भाई स्प्रिंग तो यहीं तक खत्म हो जाती है ना, स्प्रिंग का काम तो यहीं तक खत्म हो जाता है, हुक तक। अब हुक में जो हम लगाएंगे और ये जो मास एम है, ये हुक पर कितना फोर्स लगा रहा है, वो स्प्रिंग मेजर करता है। दैट इज नोन एज स्प्रिंग बैलेंसिंग, ठीक है। So what it is, it does not measure the weight, it measures the force exerted by the object at the hook. So it is when spring balance is in equilibrium, जब spring balance equilibrium state में है, तो हम इसका FBD बनाते हैं। तो FBD क्या बनता है स्प्रिंग का, mg माइनस टी, नीचे की डायरेक्शन में अब ये स्प्रिंग बैलेंस है, ठीक है। दिस इज mg in the downward direction and this n is in upward direction, and n is what, tension। spring में क्या आ रही है, tension। so this t minus mg is equal to 0 because this system is in equilibrium and t is equal to mg here। so what is this t is telling you, magnitude of t gives the reading of the spring balance। टेंशन भी तो एक तरह से फोर्स ही है ना, और वेट भी एक तरह से फोर्स है, तुम क्या कर रहे हैं, फोर्स ही मेजर कर रहे हैं। सो दिस स्प्रिंग बैलेंसिंग इज, दिस इज कैलकुलेटिंग द फोर्स बाय व्हिच दिस अर्थ इज पुलिंग दिस ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सरफेस, ठीक है। दैट इज एक्चुअली वी वांट टू डू विद दिस सिस्टम। सो दिस टेंशन ऑफ द स्प्रिंग इज टेलिंग द फोर्स exerted on the object by the earth, so that is mass mg and t is equal to w here, मैं लिख सकती हूँ ऐसे, ठीक है। सो कुछ नहीं कर रहा, बस अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स को हम यहाँ पर बैलेंस कर रहे हैं, जो हम अभी तक करते आए हैं। फ्री बॉडी डायग्राम बनाते आए हैं, फोर्सेस को अगर इक्विलिब्रियम है तो हमने इक्वल रख दिया और वहां से हमने उनकी वैल्यूज निकाल ली। सो दिस इज द स्प्रिंग बैलेंस, ओके। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन ऑन इट, ट्राई इट। अ ब्लॉक ऑफ मास 20 kg, a block of mass 20 kg suspended through two light spring balances as shown in the figure। now find the reading of spring balance 1 and spring balance 2। this is 1 and this is 2। क्या निकलेगा, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? फाइंड द आंसर, रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस 1, स्प्रिंग बैलेंस 2, और दो, एक स्प्रिंग पे दूसरी स्प्रिंग को अटैच कर दिया, दूसरी स्प्रिंग पे एक मास को अटैच कर दिया। नाउ व्हाट वी विल डू, बताओ। जो भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिखते हैं, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, सबसे पहले आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाना शुरू करें, जो भी आपको दिख रहा है वहां पे, ठीक है। तो सबसे पहले किसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, 20 kg का बना दो, 20 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ पहले, क्या आएगा? नीचे mg लग जाएगा, ऊपर नीचे tension। mg लग गया, ऊपर t लग गया, ठीक है। नाउ दिस इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, स्प्रिंग है, ब्लॉक है, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रेच हो रही है, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, t इज इक्वल टू mg। t लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, ये लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, t इज इक्वल टू mg एंड t इज इक्वल टू मास कितना है 20 एंड g कितना है 10। सो t इज इक्वल टू 200 न्यूटन। तो इस वाली स्प्रिंग में कितना है, अपवर्ड डायरेक्शन में कितना t लग रहा है, दैट इज 200 न्यूटन, ठीक है। स्प्रिंग बैलेंस, रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस, दिस इज 1, दिस इज 2, तो 1 में कितना आ गया 200 न्यूटन, 2 में कितना आ जाएगा, अब 2 में कितना होगा,
बताओ। अब सिमिलरली आप इसका बना के देखो, इस वाले स्प्रिंग बैलेंस का बना के देखो। ऊपर लग रहा है टेंशन टी, नीचे लग रहा है 200 न्यूटन, ठीक है, क्योंकि ये पूरा सिस्टम 200 न्यूटन का हो गया ना। अब ये पूरा इस पे हैंग कर रहा है, तो अब ये 200 न्यूटन हो गया, तो इसकी टेंशन भी कितनी होगी, 200 न्यूटन। सो these two springs are experiencing the same force, that is 200 न्यूटन। तो दोनों की सेम रीडिंग होगी। समझ में आ गया कि नहीं? यस और नो? यस मैम। आ गया, ठीक है, चलो मूव फॉरवर्ड। दिस इज इट सॉल्यूशन, देख लेना, ठीक है। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन। The breaking strength of the string connecting wall and block B is 175 Newton. Find the magnitude of the weight of block A for which the system will be stationary. The block B weighs 700 Newton. इसका 700 न्यूटन फोर्स है, सॉरी इसका वेट है, और A कितना है? A का आपको निकालना है, वेट आपको A का निकालना है, और आपको ये फाइंड आउट करना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ब्लॉक ए फॉर विद द सिस्टम विल बी इन द स्टेशनरी, कि सिस्टम टूटे नहीं, स्टेशनरी में रहे। तो क्या करेंगे? अब ये वाला जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ का मतलब क्या है यहाँ पे? व्हाट इज ब्रेकिंग स्ट्रेंथ? ब्रेकिंग स्ट्रेंथ का मतलब इस वाली स्ट्रिंग में कितना टेंशन है, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ वही टेंशन को ही तो कहते हैं, दैट इज 175 न्यूटन। तो इस वाली स्ट्रिंग में 175 न्यूटन इज द टेंशन, and you have to find the weight of block A. How we will do it? First of all, you have to draw the free body diagram of the A, B and this point, क्योंकि इस पॉइंट पर भी तो दो चीजें कनेक्टेड है, एक ये वाली स्ट्रिंग कनेक्टेड है और एक ये वाली स्ट्रिंग कनेक्टेड है, दो स्ट्रिंग्स कनेक्टेड है, ठीक है, तीन चीजें, और एक ये वेट भी कनेक्टेड है। तो आपको इस पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, और बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। जल्दी बनाइए। क्वेश्चन क्लियर है सबको? क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं है? अरे यस और नो, या क्वेश्चन समझाऊं दोबारा? ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन करिए अभी। ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक ए, ब्लॉक बी एंड द पॉइंट। जिस पॉइंट पर, ये पॉइंट मैं लिख देती हूँ, लेट इट इज पी। इनका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। बी पर राइट डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, अपर डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के फोर्सेस को आप कैलकुलेट करिए। एंड दिस होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ओके। स्टेशनरी, स्टेशनरी बोला हुआ है, ध्यान रखना। अब बी से बात शुरू करते हैं। तो बी पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? आप बोलोगे, मैं लिखूंगी, जल्दी बताओ। एमजी नीचे की तरफ, एमजी हो गया नीचे की तरफ, एंड लेफ्ट में टेंशन, लेफ्ट में टेंशन। टेंशन कितनी है? 175 न्यूटन का। यस, एंड इन दिस डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन, टी cos थीटा, cos 30 डिग्री। बी की बात कर रही हूँ बेटा मैं अभी, ओनली बी। टेंशन है ना, इधर से वॉल खींच रही है, इधर से पॉइंट पी खींच रहा है इस वाली स्ट्रिंग को जो बी से अटैच्ड है, तो इधर भी टेंशन लगेगी, क्योंकि अटैच्ड है ना, यहाँ भी अटैच्ड है और यहाँ भी अटैच्ड है। तो एक तरफ वॉल खींच रही है तो उसकी तरफ टेंशन है, और एक तरफ पॉइंट पी खींच रहा है तो इसकी तरफ टेंशन है। तो टेंशन इधर भी 175 न्यूटन ही रहेगी। समझ में आया क्यों? भाई दोनों पॉइंट्स इस स्ट्रिंग को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, ये अटैच्ड है, टाई किया हुआ है मैंने पॉइंट्स पर। तो पॉइंट जो पॉइंट पी है, इधर भी मैंने स्ट्रिंग को बांध दिया, तो इट मीन स्ट्रिंग की टेंशन है वो इस डायरेक्शन में होगी, एंड वॉल की तरफ बांध दिया तो वॉल की जो टेंशन है स्ट्रिंग की वो वॉल की तरफ होगी।
सो दिस इज 175 न्यूटन इन द राइट एंड लेफ्ट एंड अपवर्ड डायरेक्शन में जो ये फोर्स लगा रही है, अर्थ जो फोर्स लगा रही है मतलब कांटेक्ट फोर्स है, तो वो N लगेगा। इतना क्लियर है? इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, अब ब्लॉक Yes, ए की बात करते हैं। ब्लॉक ए पे कौन कौन से लगेंगे? ब्लॉक ए का वेट तो मुझे पता नहीं है, बस ये पता है कि अपवर्ड डायरेक्शन में इसमें कोई टेंशन लग रही है। तो क्या ये टेंशन सेम है जो ब्लॉक बी में थी? इज इट सेम और डिफरेंट? जल्दी बताओ। नहीं पता? अरे देखो, अगर ये वाली चीज नहीं होती, ये वाली चीज नहीं होती तो सेम कह सकती थी ना मैं, क्योंकि मैं यही बोलती हूँ अभी तक कि जब दो ऑब्जेक्ट एक स्ट्रिंग से अटैच्ड है तो उन दोनों उस स्ट्रिंग में सेम टेंशन रहेगी। लेकिन यहाँ पर ये स्ट्रिंग जो है ये इससे भी अटैच्ड है, मतलब ये एक और जगह पे मैंने टाई की हुई है, ठीक है। तो इस पॉइंट की टेंशन अलग है और इस इधर इस स्ट्रिंग की टेंशन अलग है, और जो ये वाली टेंशन होगी ये अलग है, ठीक है, क्योंकि इस पे तो दोनों का फोर्स लग रहा है ना, इधर से भी और इधर से भी। सो दिस इज टी डैश, लेट्स से इट इज टी डैश। ओके, समझ में आया कैसे लिखा है मैंने ये? हम डैश कैसे, ये तो अगर हम इसका वेक्टर बनाएंगे तो sin 30 हो जाएगा। हाँ, पॉइंट पी पे आ रहे हैं ना अभी हम, अभी पॉइंट पी पे आएंगे फिर लगाना अब sin 30। अभी के लिए मैं ए ब्लॉक की बात कर रही हूँ कि इस पे क्या क्या लग रहा है। मुझे ना इसकी टी डैश पता है ना मुझे वेट पता है। नहीं हो जाएगा, क्या अब ये टी डैश टी का 30 नहीं हो जाएगा। होगा? तो पॉइंट पी पे आते तो है ना पहले, अब पॉइंट पी की बात करते हैं। तो पॉइंट पी पे इधर से कौन सा फोर्स लग रहा है? टेंशन। अब ये इधर अटैच्ड है इससे, तो इट मींस टी की डायरेक्शन किधर है? अपवर्ड डायरेक्शन में है, और दिस एंगल इज 30 डिग्री। सो दिस इज टी cos 30 डिग्री एंड दिस इज टी sin 30 डिग्री, ठीक है। और अब ये स्ट्रिंग जो है ये सेम स्ट्रिंग है जो इधर गई है, जो बी ब्लॉक से अटैच्ड है और जो ऊपर अटैच्ड है, ये सेम स्ट्रिंग है, तो इसमें टेंशन भी सेम रहेगी। मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना फोर्स होगा? दैट इज 175 न्यूटन। डायरेक्शन में क्या लग रहा है? दैट इज टी डैश। डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक वेट है ब्लॉक ए, इस वेट इसका मुझे नहीं पता, तो मैं यही बोलूंगी ना कि बिकॉज टी डैश इज इक्वल टू वेट हेयर, तो मैं इसको या तो टी डैश लिख लो या वेट ऑफ ब्लॉक ए लिख लो, तो मैं इसको टी डैश लिख रही हूँ। यहाँ से टी डैश आ जाएगा, मतलब वेट ऑफ द ब्लॉक ए आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ सबको? यहाँ किसी को डाउट है? पूछो, किसी को डाउट है तो। इज इट क्लियर? yes ma'am. ठीक है, तो इतना करने के बाद आप n की वैल्यू निकाल सकते हो, टी डैश की वैल्यू निकाल सकते हो, w की वैल्यू निकाल सकते हो। जल्दी निकालो और बताओ मुझे क्या आता है। ब्लॉक बी का वेट है 700, जो डेटा गिवन है वो मैं बता देती हूँ, 700 न्यूटन है डब्ल्यू बी, ठीक है। जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड दिस टी इज इक्वल टू 175 न्यूटन। नाउ फाइंड टी डैश and n, or mass of the block A, weight of the block A, and this system is in stationary. Solve it. n तो निकल जाएगा सीधे सीधे, n is equal to 700 into 10 है ना, n is equal to 700 into 10, तो कितना हो गया? 7000 न्यूटन, ठीक है, n आ गया। अब ये निकालो, अब पहले पॉइंट बी पे चलो, p पे चलो, अब पॉइंट p से आप t डैश निकालो। मैम हम 700 आना चाहिए था ना क्यों? मैम, क्योंकि जो हमें दे रखा है द ब्लॉक बी वेइंग 700 न्यूटन, हाँ, यानी हमें वेट दे रखा है दूसरा। तो n निकाला है ना मैंने, mg गिवन है, mg, यस यस 700, सॉरी इट विल बी 700 क्योंकि g ऑलरेडी इंक्लूडेड है। मुझे इट वाज गिवन वेट,
वेट गिवन था, ये मास, मैंने मास कंसिडर कर लिया था, सॉरी। तो ये मास mg है, तो n इज इक्वल टू mg, दैट इज 700 न्यूटन। क्लियर? नाउ फाइंड दिस t। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोर्सेस को इक्वेट कर दो। t cos 30 डिग्री is equal to 175 Newton. Put the value of cos 30 and find the value of t. कितना हो जाएगा? t cos 30 कितना होता है? What is cos 30? 1/2, sorry, √3/2. And this is 175 Newton. So t is equal to 175 into 2 divided by √3n. ये t की वैल्यू आ गई। समझ में आया ना कैसे आ गई? मैंने x डायरेक्शन के फोर्सेस को इक्वेट किया है। तो राइट डायरेक्शन में t cos 30, लेफ्ट डायरेक्शन में 175, इक्विलिब्रियम स्टेट में है, तो दोनों फोर्सेस इक्वल हैं इन द मैग्नीट्यूड। तो t cos 30 डिग्री इज इक्वल टू 175 न्यूटन। यहाँ से मैंने t निकाल लिया। नाउ इन द वर्टिकल डायरेक्शन t sin 30 डिग्री इज इक्वल टू t डैश। अब t की वैल्यू आपके पास यहाँ से आ गई है, sin 30 की वैल्यू पुट करो और t डैश की वैल्यू निकालो। जल्दी करो, कैलकुलेशन पार्ट आपके लिए। और हर किसी से जवाब पूछूंगी मैं, क्या आंसर आ रहा है? फाइंड इट्स आंसर। 175/√3। ओके, बाकी लोगों का यस मैम, सेम आ रहा है। सेम आ रहा है? ओके, सो t यहाँ से आ गया था 175 into 2/√3. What is the value of sin 30? It is 1/2 and this is t dash. 2 से 2 cancel, so t dash is equal to 175/√3n. So this is t dash. Now पूछा हमसे क्या है कि ब्लॉक A का वेट कितना है, and from here I can write t dash is equal to ब्लॉक A का वेट। So t dash is equal to कितना आया? 175/√3. So that's why block of weight of block A is 175/√3 Newton. समझ में आ गया? ये क्वेश्चन समझ में आया सबको? Yes, ma'am. ठीक है, ओके, दिस वाज इट सॉल्यूशन। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। ऐसा क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुकी हूँ क्लास में, बट ये आप सॉल्व करेंगे। A 10 kg block kept on an inclined plane is pulled by a spring applying 200 Newton force. ठीक है, एक ये ब्लॉक ऐसे लगा हुआ है और इसको खींच रखा है दूसरी तरफ एक स्ट्रिंग ने, दैट इज 200 न्यूटन। तो 200 न्यूटन फोर्स से इसको खींच रखा है एंड एक 10 न्यूटन फोर्स इज आल्सो अप्लाइड ऑन 10 kg ब्लॉक एज शोन इन द फिगर। अब ये जो 10 kg ब्लॉक है, इस पे नीचे की तरफ एक और फोर्स लग रहा है, दैट इज 10 न्यूटन। नाउ यू हैव टू फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, acceleration of the 10 kg block and net force on the pull is exerted by the string. कैसे करेंगे? पहले एक ही चीज है, सबसे पहले आप क्या करेंगे? FBD बनाएंगे। 10 kg का FBD बनाओ, 10 kg का FBD बनाओ सबसे पहले। एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग पूछा है, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग तो ऑलरेडी गिवन है, टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 200 न्यूटन। तो ए पार्ट का आंसर कितना हो गया? 200 न्यूटन, क्योंकि ये तो गिवन ही है ना, दैट 10 kg ब्लॉक इज पुल्ड बाय ए स्ट्रिंग अप्लाई 200 न्यूटन फोर्स। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग, क्योंकि जो फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है F, ऊपर की तरफ T लग रहा है, सो दिस T इज इक्वल टू 200 न्यूटन। नाउ draw the FBD of the 10 kg and find the answer, acceleration of the 10 kg block. क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या करना है? अरे आ गया कि नहीं? अभी खींच रहा है तो ये ऊपर की तरफ भी चल रहा है, तो जिस एक्सलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है वो मुझे एक्सलरेशन निकालना है। समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन?
अरे बोल दो गधो, सो गए मुझे लग रहा है तुम लोग, सो गए ना सबके सब। ओके सो दो ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द 10 kg। पहले 10 kg लिया मैंने, ऐसे है भाई, नीचे के डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन, ठीक है। ऊपर के डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, स्ट्रिंग अटैच्ड है, दैट इज टी। ये टी टेंशन टी अपवर्ड, 10 न्यूटन डाउनवर्ड। अब mg लगेगा, mg कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, डाउनवर्ड, दैट इज m इंटू जी, एंड mg के बनेंगे कंपोनेंट्स। तो दिस इज mg cos थीटा एंड इन दिस डायरेक्शन mg sin थीटा, ओके। एंड एक्सलरेशन इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, एक्सलरेशन इज अपवर्ड डायरेक्शन। अब इन फोर्सेस को बैलेंस कर दो। थीटा कितना है यहाँ पे, ये गिवन है थीटा 30 डिग्री, तो वही थीटा होता है ना यहाँ पे। सो दिस थीटा इज 30 डिग्री, सो दिस इज mg cos 30 डिग्री एंड दिस इज mg sin 30 डिग्री। So upward T is equal to mg sin 30 degree plus 10 Newton. T is equal to mg sin 30 degree plus 10 Newton, ऐसे लिख सकती हूँ मैं। Can I write it like that? लेकिन ये तब लिख सकती थी जब ये इक्विलिब्रियम में होता, ठीक है। बट नाउ इट इज सेइंग दैट अगर एक्सलरेशन पूछा है, इसका मतलब ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैं क्या लिखूंगी, दैट टी माइनस दिस अपवर्ड डायरेक्शन फोर्स माइनस डाउनवर्ड डायरेक्शन फोर्स प्लस टोटल फोर्स। तो टोटल फोर्स कितना लग रहा है, एम ए, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो पॉजिटिव लूंगी, सो दैट इज मास इनटू एक्सलरेशन। तो मास कितना है, 10 इंटू ए। अब मुझे ये ए निकालना है। नाउ टी इज गिवन 200 न्यूटन, ठीक है। ये वाली स्ट्रिंग है ना, तो इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन है, दैट इज 200 न्यूटन माइनस एम जी, एम कितना है यहाँ पर 10 इंटू 10 दैट इज 100, साइन 30 कितना होता है, साइन 30 इज 1/2 प्लस 10 न्यूटन, ठीक है, इज इक्वल टू 10 इंटू ए। यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड आउट करो, कैलकुलेशन करके ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो ना आप। तो सृष्टि, हाँ 14 आ रहा है। कितना आंसर आ रहा है, कितने लोगों का 14 आ रहा है, 14। कितने लोग का 14 नहीं आ रहा है, प्लीज रेज योर हैंड। ठीक है, ओके। सो A is equal to, by calculating, that is 14 Newton, sorry 14 meter per second square. Now you have to find the net force on the pulley exerted by the spring. पुली पे क्या कैसा नेट फोर्स लगेगा, कैसे निकालेंगे पुली का फोर्स, पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बना दो। आता है पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, अरे ये पुली है, ठीक है, एक फोर्स इस पे इधर लग रहा है, एक फोर्स इस पे इधर लग रहा है, ओके। दिस इज हाउ मच, इधर कितना फोर्स लग रहा है, इधर कितना फोर्स 10 लगेगा न्यूटन। पुली पर, 10 kg का तो ब्लॉक 10 है न्यूटन। और 10 न्यूटन ब्लॉक पे लग रहा है, तो टोटल तो ये 20 हो गया ना भाई। 10 kg का ब्लॉक था और 10 kg उस ब्लॉक पे भी फोर्स लग रहा है, दैट इज 10 न्यूटन। तो 10 प्लस 10 20 एंड 20 इंटू 10 इज 200। तो इधर भी 200 लगा, इधर भी 200 लगा, ठीक है। इधर 200 स्प्रिंग का है और इधर 200 इन दोनों फोर्सेस को मिला के, जो ब्लॉक का है और ब्लॉक पे भी एक 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, दैट इज 200, ठीक है। एंड दिस एंगल इज 30 डिग्री, दिस एंगल इज 60 डिग्री। तो अगर मैं इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ लाइक दिस, दिस इज 90 डिग्री, सो 90 30 120, दिस एंगल इज
60 डिग्री एंड दिस एंगल इज 60 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला एंगल बन जाएगा पूरा, तो आई कैन से दैट एंगल बिटवीन इट इज, sorry, no, this is 60, then this is 90 degree. So 60, 90, 150, and this is 30 degree. So this angle between pulley is 60 plus 30 is 90 degree. ठीक है, तो ये एंगल बन रहा है 90 डिग्री। तो जब ऐसे दो फोर्सेस मेरे पास गिवन हो और उन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल हो, तो मैं क्या करती हूँ, रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ना, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos theta under the root. So F1 is 200 square plus F2 is also 200 square and cos theta is 90. Theta is 90, so cos 90 is 0. ठीक है, under the root. इनका अंडर रूट करके कितना आंसर आ रहा है, 200 अंडर रूट 2 न्यूटन। 200 को बाहर ले लेंगे, अंदर 1 प्लस 1 बचेगा एंड दैट इज अंडर रूट 2। समझ में आया कि नहीं पुली वाला सिस्टम? Yes or no, सृष्टि? Yes, ma'am. समझ में है ना, एंगल वाला समझना जरूरी है। इधर 30 था, इधर 60 है। आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, ये 90 डिग्री है, यहाँ से इसका 60 डिग्री आ गया एंगल, ये वाला एंगल 30 डिग्री आ गया, दोनों का सम 90 डिग्री है। तो इस पुली का इन दोनों फोर्सेस के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। और ये कंडीशन हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब फोर्सेस आर, सॉरी, एंगल इज 90 डिग्री बिटवीन द टू फोर्सेस, ठीक है। सो रिजल्टेंट फोर्स is 200 Newton. It means net force on the pulley by the string is 200 root 2 Newton. Acceleration of the 10 kg block is 14 meter per second square and tension in the string is 200 Newton. यहाँ तक क्लियर है? अगर ये क्वेश्चन आपका क्लियर है, इट मीन्स आपका NLM सही है। इसमें और ज्यादा कुछ है नहीं NLM में, इससे ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, ये स्प्रिंग का क्वेश्चन है। Two blocks are connected by spring of natural length 2 meter. दो ब्लॉक रखे हैं, नेचुरल लेंथ उनकी 2 मीटर है। द फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग इज 200 न्यूटन पर मीटर, मतलब K इज इक्वल टू 200 न्यूटन पर मीटर गिवन है। नाउ फाइंड स्प्रिंग फोर्स इन द फॉलोइंग सिचुएशन। Situation 1 is A is kept at rest and B is displaced by 1 meter in the right direction. A को फिक्स रखा है और B को हमने खींच दिया राइट डायरेक्शन में, तो कितना डिस्प्लेसमेंट आया, कितना डिस्प्लेसमेंट, 1 मीटर आएगा, है ना। तो इसमें कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 मीटर, सो F इज इक्वल टू 200 इंटू 1, तो दैट इज 200 न्यूटन फॉर द केस 1। केस 2 इज B is kept at rest and A is displaced by 1 meter in left direction. अब B को फिक्स रखा, A को खींच दिया 1 मीटर से, तो अगेन x is equal to 1 meter, so again force is equal to 200 meter. Now it is saying that A is displaced by 0.75 and in the right direction, right मतलब इधर कंप्रेस करेंगे, सॉरी इधर कंप्रेस किया 0.75 से, and B is 0.25 मीटर in the left direction, और B को इधर किया 0.25 से, मतलब इसको कंप्रेस कर दिया, ठीक है। तो कितना चेंज इन द लेंथ कितना आया, 0.75 प्लस 0.25 इज 1 एंड 2 माइनस 1 इज 1 अगेन, ठीक है। इसके लिए कंप्रेशन 1.75 प्लस 0.25 is 1 meter and originally it was 2 meter, now it is 1 meter, so difference is 1 meter and this difference is nothing but it is x and F is equal to 200 into x is equal to 1 meter, so again it is 200 Newton. क्लियर है? Yes, ma'am. ये क्वेश्चन है ना? ओके, सो दिस इज इट सॉल्यूशन, देख लेना आप लोग एक बार। So this was it for today, and we will meet at the 6:30 again, ठीक है? And we'll do some more questions. And tomorrow is also revision class, so और ज्यादा questions try करेंगे उसमें और different kind के। यहाँ तक आपको clear है ना? इतना इसी टॉपिक तक आपके पेपर आएगा, जो संडे को जो एग्जाम होने वाला है इसी टॉपिक तक आएगा, और आप भी अपनी तरफ से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए, मैं भी करवा रही हूँ। आपको कुछ भी डाउट आते हैं तो आप पूछ लीजिए, ओके?
चलो फिर मैं क्लास खत्म करूँ यहाँ पे। हाँ जी, रिवीजन क्लास का टाइम वो आपको टाइम टेबल मिल जाएगा, वो मैं अभी नहीं बता सकती, मुझे भी नहीं पता, जैसे मिलेगा आपको भी शेयर होगा, ठीक है। चलो फिर मैं क्लास खत्म कर रही हूँ। किसी को कुछ पूछना है? मैम कल फिजिक्स की क्लास होगी क्या? कब? कल। हाँ होगी ना। रिवीजन और किसका होगा फिर? रिवीजन तो आएगी सारे सब्जेक्ट्स का होता है ना। यस मैम होता तो है, बट कल से स्कूल्स ओपन हो गए ना। बेटा वो टीम आपसे बात करेगी कि कैसे क्या करना है, आई डोंट नो, मुझे जो टाइम टेबल मिलेगा वो ही आपको मिलेगा और हम लोग उस टाइम पे मिल लेंगे, ठीक है। ओके मैम। चलो फिर आप ये पीडीएफ जरूर पढ़ के देखना, और शाम वाली क्लास में इसमें कुछ डाउट हो तो आप पूछ लेना, ठीक है। चलो फिर मैं क्लास खत्म करती हूँ, बाय।